So today we will discuss distribution of data. So whenever we collect data and try to plot it along with its frequency, we get a distribution. जैसे कोई डेटा है, मैं पॉपुलेशन में लोगों की हाइट्स नाप रहा हूँ, ओके, और इसको जब मैं प्लॉट करता हूँ तो वाई पे मैं फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहा हूँ कि कौन सा डेटा कितनी बार आया। तो मैं ये देखता हूँ कि एक पर्टिकुलर हाइट से इंडियन हाइट्स के कौन ले लें तो 5-7 हाइट की जो जो फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, वो ये है, ठीक है, इतने लोग हैं। फिर हम 5-8 की तरफ बढ़ते हैं तो उसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे होती जाती है। फिर 5-9, 5-10, 6-1 और कम होते जाते हैं और इस तरीके से, ठीक है। इसी तरह एडल्ट हाइट्स की यदि मैं बात कर रहा हूँ तो 5-7 की कम हाइट्स को देखें तो उनकी फ्रीक्वेंसी भी धीरे धीरे कम होती जाती है, यानी 5-7 पर हमारी हाइट या पॉपुलेशन की हाइट मैक्स होती जाती है और बहुत कम ऐसे लोग होंगे जो 3-4 फुट के आसपास होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यदि हम प्लॉट करें एक पर्टिकुलर हाइट और उसकी फ्रीक्वेंसी, यहाँ मैंने हालांकि डिस्क्रीट लिया हुआ है लेकिन यहाँ पे 5.5, 5.6, 5.7 एक कंटिन्यूस डेटा का कलेक्शन होगा और देखेंगे कि भाई हमने यदि पॉपुलेशन से नापा, मान लो 1,000 लोगों का हाइट नापी, तो उसमें कितने लोगों की उसमें से कितनी हाइट थी। तो जी, नॉर्मली ये एक नेचुरल चीज़ है पॉपुलेशन की। तो हम देखते हैं कि यदि हम उसको प्लॉट करें फ्रीक्वेंसी के साथ तो एक बेल जैसा कर्व बनता है। बेल मीन्स ऐसे करके ना, बेल आप मंदिरों में जाते होंगे, घंटी बजाते होंगे, तो वो बेल, ठीक। तो इस तरीके का जो जब भी डेटा इस तरीके का पैटर्न फॉलो करता है, कॉन्टिन्यूस डेटा, तो उसे हम कहते हैं नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन क्यों कहते हैं, इसे अभी मैं डिस्कस करूँगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स लेता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो फिर से आते हैं, अब थोड़ा सा मैंने फॉर्मल ग्राफ बना लिया है। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व इस तरीके से रहता है, यानी यदि कोई भी डेटा या डेटा का सैंपल इस तरीके का कर्व फॉलो करता है, जहाँ पर देखिए वाई एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी है, ये पॉइंट है डेटा वैल्यू और ये फ्रीक्वेंसी है, और ऐसा होता है कि एक सिमेट्रिकल टाइप का कर्व फॉलो करता है जहाँ पे उसका उसकी जो जो भी मीन है उस पर उसकी मैक्सिमम वैल्यू होती है, और जब जैसे ही हम मीन से दूरी बनाते जाते हैं वैसे वैसे फ्रीक्वेंसीज या नंबर ऑफ ऑकरेंस ऑफ दैट डेटा डिक्रीजेस। तो ये एक नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है। ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? ये इतना इम्पोर्टेंट इसलिए है क्योंकि जितनी भी हमारी नेचुरल वैल्यूज़ हैं जो हम कलेक्ट करते हैं, वो लगभग यही बेल कर्व वाला पैटर्न प्लॉट करती हैं। उन्हें प्लॉट करने पे हमें यही बेल कर्व मिलता है। तो नॉर्मल कर्व यहाँ पे देखते हैं। नॉर्मल कर्व, ठीक है। एक टर्म होता है स्टैंडर्ड डेविएशन, ठीक। म्यू यहाँ पर मीन है, ठीक। तो ज़्यादातर यदि डेटा आप देखें कि यदि 100% डेटा आपने कलेक्ट किया है और यदि वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो प्लस माइनस एंड स्टैंडर्ड डेविएशन में आपका मैक्सिमम डेटा रहता है। जैसे यहाँ पे आप देखें तो 34% प्लस 34% यानी 68% लगभग डेटा पहले स्टैंडर्ड डेविएशन के बीच में ही होता है किसी भी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूटेड डेटा में। और यदि मैं दो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहा हूँ तो करीब 95% डेटा, और बाकी का डेटा तीन स्टैंडर्ड डेविएशन में लगभग 99% ऑफ द डेटा आ जाता है, ओके। सो आइए देखते हैं और भी कुछ एग्जांपल्स जो कि नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। आइए एक और सिचुएशन लेते हैं जहाँ पे मैं आई एम रोलिंग 2 डाइस, ठीक है। डाइस वो जो लूडो के गेम में हम लोग यूज़ करते हैं। तो तो उसमें क्या प्रोबेबिलिटी है कि यदि हम डाइस रोल करें तो
क्या क्या नंबर जनरेट हो। ठीक है, तो आप देखिए कि टू टू आने के लिए वन और वन का कॉम्बिनेशन चाहिए, थ्री आने के लिए पहले में टू आए और दूसरे में वन आए, या पहले में वन आए और दूसरे में टू आए। और इसी तरीके से यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके सामने कि डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये भी एक नेचुरल लाइफ एग्जाम्पल है, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का। और यहाँ पे भी आप देखेंगे तो नॉर्मल बेल कर्व आ रहा है, ठीक है, जहाँ पर आप देखेंगे कि ज़्यादातर जो डेटा है ये आपका 7 हो गया मीन, जहाँ पे आपका मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है, क्योंकि ढेर सारे कॉम्बिनेशंस हैं जो 7 को जनरेट करते हैं। ओके, इसी तरह जैसे जैसे 7 से नंबर बड़ा होता जाता है हमारी प्रोबेबिलिटीज़ कम होती जाती हैं, एंड दिस लेड इट टू बी द नॉर्मल कर्व। अब हम लोग डिस्कस करते हैं एक और एग्जांपल कि एक पॉपुलेशन है जिसमें हम आईक्यू के हिसाब से पॉपुलेशन को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जहाँ पे 55 टू 145 और उससे थोड़ा ज़्यादा थोड़ा कम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। तो हमें मिलता है कि 55 आईक्यू वाले लोग बहुत कम हैं, ठीक है, और मैक्सिमम 100 आईक्यू वाले हैं, ठीक। तो आप ये देखेंगे कि ये भी पैटर्न बेल कर्व को फॉलो कर रहा है। यानी ऐसा देखा गया कि नॉर्मल नॉर्मल जो जितने भी प्रॉपर्टीज़ हैं जो नेचर में पाई जाती हैं, हम यदि उन्हें कलेक्ट करते हैं तो उनका डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल होता है, ठीक है। ऐसा ऐसा मतलब एक्सपेरिमेंट्स से इट वाज फाउंड, ठीक। एक और एग्जांपल हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। सो आई एम कलेक्टिंग दीज एग्जांपल्स फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज, जो कि आपने अभी वीडियो में देखा होगा कि अलग अलग जगहों से मैं एग्जांपल्स लेकर आ रहा हूँ। सो यदि इफ़ आई सी द परफॉर्मेंस ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, तो वो भी लगभग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन फॉलो करता है। यानी लो परफॉर्मेंस कम होते हैं और हाई परफॉर्मर्स कम होते हैं, और मिड परफॉर्मर्स ज़्यादा होते हैं। लगभग 68% के आसपास वाले जो परफॉर्मर्स हैं वो मीडियन के आसपास ही, यानी जो भी एवरेज क्लास परफॉर्मेंस होती है उसके प्लस माइनस स्टैंडर्ड डेविएशन में ही लाई करते हैं, ठीक। तो इस डिस्ट्रीब्यूशन को समझना इसीलिए इम्पोर्टेंट है बिकॉज दिस डिस्ट्रीब्यूशन इज़ वेरी इम्पोर्टेंट फॉर डेटा विच ऑकर्स इन नेचर। और हमें ज़्यादातर अपने प्रिडिक्शंस करने होते हैं नेचुरल इश्यूज पर ही। So we have to understand the properties, and now by understanding the properties of natural distribution curve, we can predict what is the chances of happening an event, ठीक है। तो वो जो प्रिडिक्शन है कि और जो प्रॉब्लम्स हैं कि कैसी प्रॉब्लम्स हम इससे सॉल्व कर सकते हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। तब तक आप इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को समझिए, and I will be giving assignment on the basis of this video, तो उसको आज आपको करना है, and so that is all for today.